हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंजीव विश्वकर्मा। तो हम लोग देखेंगे बीए सेकेंड ईयर, दैट मीन्स कि फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स नंबर 1 है। और जो कोर्स नंबर 1 है ये डील करता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। तो हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका जो पहला पेपर है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ सेक्शन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डील करने के लिए। जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में लगभग 8 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट डील करता है मीनिंग, कंसेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो पहला हमें समझना है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पहले समझना है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर दूसरा आता है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी चूँकि वो रिवॉल्व अराउंड करता है रिसोर्सेज के, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसोर्स, द मीनिंग ऑफ रिसोर्स, द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स। एंड देयर हैज़ बीन सम स्कॉलर जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया रिसोर्स का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड देयर इन, क्योंकि रिसोर्स का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिकॉज रिसोर्सेज आर अरेंज्ड इनटू, डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और उनके स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि स्थानीय संगठन को समझेंगे, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। मतलब कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कौन सी आर्थिक क्रियाएं किन किन जगहों पर वितरित हैं, उनके कौन कौन से स्थानीय कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा यूनिट जो होगा इट सोलली रिवॉल्व अराउंड रिसोर्स एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी कम आउट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस। हम इस स्पेस को समझेंगे कि कैसे स्पेस को इकोनॉमिकली अरेंज करते हैं। मतलब कोई पार्सल ऑफ लैंड है, लैंड का टुकड़ा है, कोई भूमि का टुकड़ा है, उसको उसमें कौन कौन से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पहला था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका स्थानीय संगठन कैसे हैं, कौन कौन से स्थानीय कारक किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि को जन्म देते हैं, उसको समझना। और ये दूसरी चीज़ है कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, कि कोई स्थान जो है वहाँ पर कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आगे आएंगे तो समझेंगे कैसे ये दोनों, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे डिफरेंट है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस से। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस कई तरीके का होता है, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इस स्पेस को हम किस आर्थिक गतिविधि में ला रहे हैं, किस आर्थिक क्रियाकलाप में ला रहे हैं, उसी को समझना। तो कोई स्पेस है, कोई भूमि का टुकड़ा है, उसे हम कृषि के क्रियाकलाप में ला सकते हैं, उसे हम वन के क्रियाकलाप में ला सकते हैं, वहाँ पर फिशरी कर सकते हैं। एंड देयर आर न्यूमरस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ that can be carried out on a place, on a space। तो पहला मेन एक्टिविटी जो किसी स्पेस पे की जाती है, पहला जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस है वो है एग्रीकल्चर। तो वो हम फोर्थ यूनिट में समझेंगे। व्हाट इज एग्रीकल्चर, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड यूज प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर, उनके रिगार्डिंग जो थेरीज हैं, एक विटलसी की थेरी और वंथलेन की थेरी, इनको हम लोग समझेंगे। फिर दूसरा जो किसी जगह को कैसे यूज किया जा सकता है वो है कि वहाँ पर उद्योग लगा कर, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। तो कौन कौन से कारक हैं किसी जगह पर इंडस्ट्रीज को प्रभावित करने वाले। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन स्टील कहाँ पर लोकलाइज की जाती है, कहाँ पर उसकी अवस्थिति अच्छी होती है, उसको समझेंगे। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ लगाए जाते हैं, शुगर कहाँ किया जाता है, इन सब चीज़ की स्टडी किया जाएगा। फिर एक थेरी है इंपॉर्टेंट अल्फ्रेड वेबर की, इंडस्ट्रियल लोकेशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं और कौन कौन से थ्योरेटिकल कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन। कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन को डील करते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज इट सेल्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो इन्फ्लुएंस भी करती है और वो इन्फ्लुएंस होती भी है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें सी रूट्स आते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज आते हैं, एंड वी विल डील विद देम। WTO एंड इंटरनेशनल ट्रेड को देखेंगे। फिर बाद में कुछ इंटरनेशनल अरेंजमेंट किए गए हैं ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रेड की प्रमोशन करने के लिए, तो उनको देखेंगे। ट्रेड के पैटर्न कैसे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड सप्लाई करती हैं, और कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज कोई पर्टिकुलर कंट्री कंज्यूम करती है, उसको इम्पोर्ट करती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट
लाइक ट्रेंड्स एंड डायनेमिक्स को समझेंगे. फिर देयर इज इम्पोर्टेंट सेक्शन ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़. कैसे दुनिया स्पेशली बहुत दूर दूर है, बट थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन दे आर इंटीग्रेटेड, दे आर ग्लोबलाइज. कोई भी चीज़ एक जगह बन रही है, कैसे वो यूनिवर्सल हो जा रही है, ग्लोबलाइज हो जा रही है. उन सब चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. तो इस एपिसोड में हम लोग ब्रॉडली डील करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, और उस मीनिंग क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं, और अप्रोचेस को डील करेंगे. आज हम कोशिश करेंगे केवल मीनिंग और अप्रोच को समझने का. फिर हम लोग आएंगे अप्रोचेस पे, अगला एपिसोड में देखेंगे. सॉरी. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी. पहले हम समझिए कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है क्या. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी. क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी? तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है. क्यों डायनेमिक सब्जेक्ट है? पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड एक एक टर्म कि ये डायनेमिक सब्जेक्ट क्यों है. वही इट इज़ डायनेमिक. डायनेमिक दो टाइप से है. एक स्पेशियल डायनेमिक्स है. इसमें स्पेशल डायनेमिक मतलब स्थानीय गतिकी है, और दूसरा टेम्पोरल डायनेमिक्स है, मतलब कालिक. क्योंकि किसी इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी दो पहले ये समझना पड़ेगा, दो वर्ड यहाँ पर है. इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक्स को डील करता है, और ज्योग्राफी डील करता है ज्योग्राफी को. और जैसे सबको जानता है व्हाट इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक. ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ लैंड सरफेस या सरफेस ऑफ द अर्थ. ज्योग्राफी किसकी स्टडी है? सरफेस ऑफ अर्थ. और स्पेसिफाई किया जाए, मैन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है ऑन अर्थ सरफेस. अगर हम ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी इज नथिंग बट द मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप ऑन द अर्थ सरफेस. इसको और डिफाइन किया जाए कि मैन की इकोनॉमिक प्रोसेसेस को, मैन के प्रोसेसेस को और इन्वायरमेंट के प्रोसेसेस और इनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, इसकी स्टडी करना ही ज्योग्राफी है. जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वी सोलली डील विथ फिजिकल ज्योग्राफी. जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब पूर्ली इन्वायरमेंटल सेक्शन की बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो वी कॉल देम फिजिकल ज्योग्राफी. भौतिक भूगोल कहा जाता है जब हम केवल उसके पर्यावरणीय आस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इनकी स्टडी करते हैं. जब हम मैन की स्टडी करते हैं, वी कॉल देम ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफीज. जब हम पृथ्वी की सतह पर मानव की क्रिया का, मानव या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, हम उसे मानव भूगोल कहते हैं. जब पृथ्वी की सतह पर केवल भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं. तो मानव की क्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं. तो मानव की क्रियाओं में से एक क्रिया मानव का अपना अर्थशास्त्र है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. तो उसके इकोनॉमिक्स को समझना. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स डील विथ रिसोर्स. पहली चीज़ क्या है? इकोनॉमिक्स डील करता है रिसोर्स के लिए. रिसोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है. रिसोर्स कैन बी इन टू फॉर्म्स. एक फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं, दैट मीन्स कि जो अर्थ के सरफेस पे हमें फिजिकली मूर्त रूप से दिखाई देते हैं. देयर कैन बी ह्यूमन रिसोर्सेज. मीन्स मैन इटसेल्फ एक रिसोर्स है, उसकी ऑटोनॉमी, एजेंसी, स्किल, दीज आर रिसोर्सेज. तो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है? पहला चीज़ रिसोर्स क्या है. फिर रिसोर्स के यूज़ और यूटिलाइजेशन की स्टडी करता है कि किसी भी जगह पर रिसोर्स का कितना यूज़ हो रहा है और कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसकी एक्टिविटी, उसकी स्टडी करता है. और तीसरी चीज़ स्टडी करता है, जब हम रिसोर्स की बात करते हैं, तो पहला चीज़ क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या डील करता है. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स डील करता है रिसोर्स को, ठीक है. तो संसाधन का अध्ययन करता है. संसाधन का अध्ययन कैसे? संसाधन का उपयोग और उपयोगिता कितनी है, यूज़ एंड यूटिलाइजेशन क्या है, कि किसी भी उद्योग का यूटिलाइजेशन. अगली चीज़ रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और एक्सचेंज की स्टडी करता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और एक्सचेंज की स्टडी करता है.
तो आगे जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स जनरली डील विद रिसोर्सेज, रिसोर्स की यूज यूटिलाइजेशन और अवेलेबिलिटी। एक और सेक्शन आता है अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और एक्सचेंज की स्टडी करता है। मतलब उपलब्धता, वितरण, उपभोग और एक चीज पूछ गया प्रोडक्शन। तो कितने सेक्शन है? एक यूटिलाइजेशन, दूसरी अवेलेबिलिटी, तीसरी चीज़ प्रोडक्शन, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा कंजप्शन और छठवा एक्सचेंज। ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का क्या? अवेलेबिलिटी, रिसोर्स का यूज एंड यूटिलाइजेशन, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, एक्सचेंज। कैसे, जब ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी कब बनता है? ये कब बनता है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमें ये समझना है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम सबके साथ, रिसोर्स अपने आप में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्यों है? रिसोर्स इज अ फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इज द कोर फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का फैक्ट या कोर फैक्ट होना, इसलिए ये एक जोग्राफिकल फैक्ट इसलिए है बिकॉज इट लाइज इन मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, बिकॉज इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल रिसोर्सेज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैन। तो कैसे हम इसको ज्योग्राफी के डिफिनीशन से बाहर रख सकते हैं? बिकॉज रिसोर्स इटसेल्फ इज टू टाइप, ह्यूमन एंड फिजिकल। जो कि फिजिकल का ओरिजिनेशन, उसका अकरेंस कहाँ पर होता है? इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं, रॉक्स में डिफरेंट टाइप के मेटालिक, नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस मिलते हैं जिनका हम डेली यूज में लाते हैं। दे हैव इकोनॉमिक वैल्यूज। ऐसे ही हम बात करते हैं ओशंस में, दे आर न्यूमरस टाइप ऑफ द रिसोर्सेज, बायोटिक, अबायोटिक रिसोर्सेज, पूरे रिसोर्सेज। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? एक फिजिकल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो फिजिकल रिसोर्सेज की ओरिजिन, इसलिए रिसोर्स इटसेल्फ ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है, एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है। हम इकोनॉमिक्स में उसको अलग डायमेंशन से देखते हैं, मगर जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट द रिसोर्स, और इसका कंसेप्चुलाइजेशन और लोकलाइजेशन हम ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन में कहाँ रखते हैं, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में हम कहाँ रखते हैं, इसको स्टडी करना होता है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड यूज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन्हीं दो प्रकार के रिसोर्सेज का, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का कितना यूज हुआ है, कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, हमें किसी भी जगह की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश को देखते हुए हम वहाँ की रिसोर्सेज, दोनों मानवीय रिसोर्स और भौतिक रिसोर्स, इनका कितना दोहन कर पाए हैं और कितना दोहन करना चाहिए, उसके स्टेज और लेवल को असेस करना ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक पार्ट बन जाता है। हर एक जगह पर किसी भी रिसोर्स के दोहन करने की विधियाँ, उनके स्तर और उनकी समस्याओं का अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। तो उसी भिन्नता को समझना और स्थानिक विशेषता को समझना, इसी चीज़ को ज्योग्राफी कहा जाता है। तो हम यूज यूटिलाइजेशन बात करते हैं। जब हम यूज यूटिलाइजेशन पे आते हैं तो डील करते हैं पहली चीज़ कि कैसे रीजनल डिफरेंस पाया जाता है, कैसे स्थानीय अंतर पाया जाता है। इसे एक स्थान पर कोई संसाधन, उसकी उपयोगिता और उसमें अंतर पाया जाता है, उपयोगिता और उपयोग में अंतर पाया जाता है, जबकि उस दूसरे स्थान पर उसको उपयोगिता और उपयोगिता में अंतर पाया जाता है। दूसरा चीज़ विशेषता भी होती है, एक रीजनल यूनिकनेस भी होती है, रीजनल यूनिकनेस भी देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी जगह पर हम चाइना में जो संसाधन पाए जा रहे हैं वो अलग टाइप के हैं, एक यूनिक है। फॉर एग्जांपल, रेयर अर्थ मटेरियल सब जगह नहीं पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं, इसलिए चाइना पे डिपेंडेंट हैं लोग। उस चीज़ को समझना भी, तो ये रीजनल जब एस्पेक्ट आ जाता है, जब हम स्थानीय एस्पेक्ट आ जाता है, एक तो स्थानीय भिन्नता को समझना, किसी भी संसाधन, उसकी उपयोगिता और उपयोग की स्थानीय भिन्नता को समझना भूगोल है, और स्थानिक यूनिकनेस को समझना, विशेषता को समझना, भिन्नता और विशेषता, इसको समझना जरूरी है। स्थानिक भिन्नता और विशेषता हम उसके अवेलेबिलिटी के आधार पर देख सकते हैं। कोई चीज़ किसी स्थान विशेष पर ज़्यादा पाई जाती है, किसी स्थान विशेष पर कम पाई जाती है। किसी जो पाई जा रही है उसके प्रकृति में अंतर है। और जैसे फॉर एग्जांपल, कोल
कई जगह पाया जाता है, तो उसकी उपलब्धता कई जगहों पर है, लेकिन हो सकता है कि उसकी प्रकृति में अंतर हो, उसकी प्रकृति में विशेषता में अंतर आ गया, भिन्नता हो गई, विशेषता हो जाती। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स ऐसे ह्यूमन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। कोयला कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग कोयला का उत्पादन कहाँ किया जाता है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, आयरन कहाँ पर पाया जाता है, तो उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किन किन जगहों पर कितना कितना पाया जाता है। फिर हम जो इकाइयाँ हैं, जैसे राज्य हो गया, देश हो गया, राज्य हो गया, जिला स्तर हो गया, ऐसे विभिन्न स्थानिक इकाइयों पर या विभिन्न स्थानिक इकाइयों पर देश या देश के अंदर उपभोग का प्रतिरूप कैसा है, और उपभोग के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले स्थानिक कारक कौन कौन से हैं, उनका भी अध्ययन करना भूगोल आता है। ऐसे एक्सचेंज में स्थान और स्थानिक फैक्टर्स कितना काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया किन किन चीज़ों का निर्यात करेगा, एक्सचेंज क्या है, इट इज़ फॉर्म ऑफ, निर्यात क्या है, एक प्रकार का विनिमय है। तो इंडिया किन किन चीज़ों का निर्यात करेगा, निर्यात करने के साधन क्या होंगे, निर्यात करने के तरीके क्या क्या होंगे, निर्यात करने वाली सामग्री क्या होगी, आयात क्या करेगा, और आयात कोई भी चीज़ कर रहा है उसका स्थानीय कारण भी कुछ होगा कि क्यों कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इतनी बड़ी मात्रा में अगर हम ऑयल और मिनरल ऑयल और गैसेस का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ स्थानीय कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे रॉक्स, ऐसी बेसिन्स नहीं पाए जाते यहाँ पर उसकी उपलब्धता हो। तो कैसे ये सब चीज़ आपस में मिली हुई है, इन्हीं सभी चीज़ स्टडी करना इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। होपफुली समझ में आया होगा कि कैसे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो लेट्स मूव, अब इसको समझा जाए कि कैसे, कि क्या कहना चाहता है स्लाइड। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि तो डायनेमिक सब्जेक्ट क्यों है। ये दो प्रकार का डायनेमिज्म है, एक स्पेशियल, एक स्थानीय डायनेमिज्म है, और दूसरा टेम्पोरल। तो किसी भी स्थान का, किसी भी ज्योग्राफी की इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, वो स्पेशली वेरी करता है, उसमें स्थानिक भिन्नता पाई जाती है या गतिकी पाई जाती है। स्थानिक मतलब कि इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं, जो आर्थिक संसाधन हैं, संसाधन की उपलब्धता, जो चीज़ बताया था, संसाधन की अवेलेबिलिटी, संसाधन का यूज और यूटिलाइजेशन, उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंजप्शन और एक्सचेंज इवन, इसमें स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, तो इंडिया और चाइना में जो संसाधन उपलब्ध हैं, मतलब कि जो प्रकार के या मानवीय और प्राकृतिक संसाधन जो भी उपलब्ध हैं, वो अलग प्रकार के होंगे, और चाइना में अलग प्रकार के होंगे। कुछ चीज़ें सेम पाई जाएंगी, लेकिन कुछ यूनिक भी चीज़ें पाई जाएंगी, कुछ अंतर भी है, कुछ विशेषता भी है। तो वही दो चीज़ बात किया था, कि स्पेशल स्थानीय वेरिएशन, स्पेशल वेरिएशन या रीजनल डिफरेंसेस, और दूसरा स्पेशल यूनिकनेस या रीजनल यूनिकनेस पाई जाएगी। ऐसे संसाधन के यूज और यूटिलाइजेशन में कुछ ऐसे संसाधन होंगे जो चाइना में बृहद स्तर पर उसका दोहन किया जा रहा है, और इंडिया में कुछ संसाधन होंगे जिनका बृहद स्तर पर दोहन किया जा रहा है। कुछ संसाधन ऐसे होंगे जिनके दोहन में इंडिया पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास तकनीक और बुद्धिमत्ता की हो सकता है कमी हो, जिसमें चाइना का वहाँ पर उचित दोहन किया जा रहा हो, या फिर दोहन इसी पर निर्भर करता है कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी कितनी हो। तो वही है कि एक स्पेशल, एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे भिन्नता आ रही है, इंडिया और चाइना के बीच में भिन्नता आ जा रही है। ऐसे प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन, बहुत चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होने के बावजूद भी हम उनका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत संसाधन ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के पास इतना बड़ा मेरी टाइम जोन है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास लगभग 200 नॉटिकल माइल का पूरा क्षेत्र है, जहाँ पर ढेर सारे मरीन रिसोर्सेस हैं, ढेर सारे समुद्री संसाधन हैं, लेकिन समुद्री संसाधनों का दोहन उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है जितना चाइना कर रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कि वही तकनीक हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया,
और इन सब की कमी जो होती है इन्हीं से ये होता है कि ऐसे और भी देश हैं, हम इंडिया से पाकिस्तान का कंपेयर कर सकते हैं, किसी और पिछड़े क्षेत्र का करते हैं जहाँ पर और भी कम होगा, तो ये कंपेरेटिव होता है, तो इस पर स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया में और चाइना में डिस्पैरिटी का लेवल अलग होगा। हो सकता है संसाधन किसी भी देश में संसाधन, छोटा है देश है तो संसाधन उपलब्धता अच्छी है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, और बड़े देश हैं चाइना में जैसे कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में खाई है, इंडिया में भी ऐसे ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो खाई हैं, तो ये क्या है कि संसाधन का सही से डिस्ट्रीब्यूशन वितरण उचित ना हो पाना, ये कारण हो सकता है। ऐसे कंजप्शन और एक्सचेंज के प्रतिरूप में अंतर पाया जाता है, तो ये स्थानिक भिन्नता होगी। ऐसे समय के साथ भी भिन्नता देखी जाती है। समय के साथ भिन्नता क्या होगी कि कोई संसाधन हो सकता है कि आज से 200 साल पहले उपलब्ध ना रहा हो, उपलब्ध मान ली रहा भी हो तो उसके हम यूजेज यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि हम उसको यूज यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते थे। अगर मान लो यूज यूटिलाइजेशन नहीं अगर भी हो गया तो हम प्रोडक्शन का वो स्केल नहीं हुआ करता था। ये सब समय पर भी आधारित होते हैं। किसी समय में कोई चीज़ जिस चीज़ नहीं जानते रहते हैं वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है, जब हम जान लेते हैं तो उपलब्धता उसकी दर्शाई जाती है। उपलब्धता का उसका दोहन आता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन आता है, हम कितना एक्सप्लॉयट कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टेम्पोरल एस्पेक्ट, समय के साथ कोई चीज़ संसाधन बन जाता है। कौन जानता था कि हाइड्रोजन आज से 200 साल पहले लोग सोचेंगे कि ये एक ईंधन का काम करेगा, लेकिन समय के साथ ये एक संसाधन बन गया। हाइड्रोजन को गैस ही मानते थे, लेकिन ईंधन के फॉर्म में, संसाधन के फॉर्म में नहीं देखता था, ह्यूमन उसको नहीं देखता था, लेकिन आज वो एक संसाधन है। तो इस प्रकार से उसमें एक स्थानीय और दूसरा कालिक एक गतिकी होती है, डायनेमिक्स होता है जो चेंज होता रहता है। तो ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज ए डायनेमिक सब्जेक्ट डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्योंकि हम डील करते हैं यहाँ ह्यूमन एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और उसके आर्थिक पहलू पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये एक डिसिप्लिन है ह्यूमन ज्योग्राफी का। दूसरी चीज़ है ये स्टडी करता है स्पेशियल ह्यूमन एक्टिविटी, जो मानव के आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं उसका स्थानीय विवरण प्रस्तुत करता है कि इस स्थान पर कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप हो रहा है। और कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप, 3 बड़े आर्थिक क्रियाकलाप हमने और बताया, 3 बड़े आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करता है। ये कौन चीज़ कहाँ पर उत्पादित हो रही है, कोई चीज़ कहीं पर उत्पादित होगी उससे पहले 2 चीज़ आएगा कि वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या है उसका यूटिलाइजेशन क्या है। दूसरा चीज़ एक्सचेंज, उसका विनिमय कैसे हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा रहा है, कहीं ना कहीं विनिमय का पार्ट ही डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तीसरी चीज़ कंजप्शन कैसा है, कोई चीज़ कहीं पर उत्पादित हो रही है वहाँ उसका उपभोग कैसा है, वहाँ उपभोग से जो बचा शेष है उसको किसी दूसरी जगह पर फिर एक्सचेंज किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 एस्पेक्ट जो मानव की आर्थिक गतिविधियों या क्रियाकलापों के 3 एस्पेक्ट हैं, उसके उत्पादन, उसके विनिमय एक्सचेंज और उसके उपभोग, इन तीनों के स्थानीय विवरण समझता है। किसी स्थान पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, एक्सचेंज की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन चीज़ मंगाई जा रही है, कौन चीज़ बेची जा रही है, कौन चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है, कौन चीज़ इंपोर्ट की जा रही है, किसी चीज़ का उपभोग हो रहा है या फिर कहीं बाहर भेजी जा रही है, इसका अध्ययन करना इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इस चीज़ पर फोकस करता है, किस चीज़ फोकस करता है कि कैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। मैंने बताया ना कि पूरे रिसोर्स जो है मैन और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उससे निकलता है। रिसोर्स इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ रिसोर्स तब होता है जब इंसान की नीड को फुलफिल करे। इंसान की नीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हर कोई भी संसाधन तब बनता है जब वो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो, ह्यूमन की ज़रूरतों के लिए यूजफुल हो। जब कोई भी चीज़ संसाधन तब कहा जाएगा जब वो इंसान की ज़रूरतों के लिए, जो ह्यूमन के नीड्स हैं उसके लिए यूजफुल हो, तब उसे हम रिसोर्स कहते हैं। आज से 200 साल पहले जैसे बताया कि हाइड्रोजन रिसोर्स नहीं था, क्योंकि उसको नहीं लगता था कि ये ह्यूमन के नीड्स के लिए यूजफुल है, लेकिन आज वो इसलिए रिसोर्स बन गया है बिकॉज इट इज़ यूजफुल। एक बर्निंग एजेंट, एक एनर्जी एजेंट या एक फ्यूल के फॉर्म में वो यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी ये डील करता है, पूरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसी चीज़ फोकस करता है कैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, और उसके बाद अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए और इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करने के लिए रिसोर्सेस क्रिएट करता है, एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बेसिक प्रीमाइसेस। अगर हम ऑब्जेक्टिव बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी एग्जैक्टली करना क्या जाता है, पहला चीज़ तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी एग्जामिन करता है कि जो ह्यूमन इकोनॉमिक अचीवमेंट है प्रोडक्शन और कंजप्शन में क्या है, कौन चीज़ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, कौन चीज़ कहाँ कंज्यूम हो रही है, उस चीज़ को स्टडी करना।
दूसरी चीज़ ये करता है कि मानव के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, आगे समझेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं, प्राइमरी मतलब कि जो प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग और फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, विनिर्माण जो होता है, उससे संबंधित जो है, सर्विस से संबंधित जो है, जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप हैं जो मानव करता है, उसका स्थानीय वितरण कैसा है, कौन चीज़ कहाँ पर ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, उस चीज़ का अध्ययन करना जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये भी एक्सप्लोर करता है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं और उसका पर्यावरण जो है, उसके बीच संबंध कैसा है, कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार के पर्यावरण में होगी, पर्यावरण मतलब किस प्रकार की ज्योग्राफी में, किस प्रकार के फिजिकल एस्पेक्ट में होगी, उस चीज़ का अध्ययन करना भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इस चीज़ का भी अध्ययन करता है कैसे प्राकृतिक और मानवीय और सांस्कृतिक संसाधन जो होते हैं किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट क्या डालते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी देश का आर्थिक विकास इन चीज़ पे निर्भर करता है, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कितने अच्छे हैं। कोई भी देश, कई देश ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका की बात करते हैं, उसे डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं, संसाधन तो बहुत है लेकिन संसाधन में ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है। तो लोग शिक्षित नहीं हैं, वहाँ इतनी वैज्ञानिक तरक्की नहीं है। वैज्ञानिक तरक्की के बाद भी क्या करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो स्कोप नहीं है, तो संसाधन का उपयोगिता नहीं है, संसाधन का उपभोग नहीं है, उपयोग नहीं है, संसाधन को उचित दोहन नहीं हो पा रहा है जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए लाया जा सके, उस चीज़ का अध्ययन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा मानव हो गया, मानव के साथ साथ एक कल्चर रिसोर्स भी होता है। कल्चर रिसोर्स क्या होता है कि किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति में जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं और जो मूल्य होते हैं, वो भी अपने आप में रिसोर्स होते हैं। कुछ समाज क्या होते हैं कि विकास को रोकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुरनाल मित्राल ने आई थिंक ने कहा था कि कल्चर कांस्टेंट टू ग्रोथ। कुछ समाज होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे सांस्कृतिक अवरोध ही होते हैं जो विकास को हैम्पर करते हैं। तो क्या ऐसे सांस्कृतिक संसाधन के रूप में संगठन, व्यवस्थाएं, संस्थाएं हैं जो मानव के स्किल, मानव के लाइक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी और वहाँ के संसाधनों की उच्च उपभोग की यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन पे काम कर रहे हैं या फिर उसके अपोजिट हैं, इन सब का अध्ययन करना। क्योंकि यही है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजनल टेरिटरी में वहाँ का जो नेचुरल, ह्यूमन और कल्चर रिसोर्स होता है वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर सीधे इम्पैक्ट डालता है। उसी इम्पैक्ट की स्टडी करना भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक काम है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हमने काफ़ी डिटेल देखा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को समझा, कैसे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है और कैसे वो टेम्पोरल, कैसे वो डायनेमिक है। डायनेमिक दो एस्पेक्ट पे है, एक स्थानीय का है, स्पेशल एस्पेक्ट पे है, दूसरा टेम्पोरल एस्पेक्ट पे है। फिर कैसे बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, मेन चीज़ अवेलेबिलिटी, यूज, यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब पर स्टडी करता है। फिर कैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करे, इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करे, ये सब चीज़ें हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा कि ह्यूमन की प्रोडक्शन और कंजप्शन का जो इकोनॉमिक अचीवमेंट है उसको स्टडी करना, और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखना, साथ ही साथ एक्सप्लोर करना कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कैसे संबंधित हैं। फिर किसी भी देश के आर्थिक विकास को समझने पर जो वहाँ के प्राकृतिक, मानवीय और सांस्कृतिक संसाधन का प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना है। थैंक यू सो मच।